अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाजिब और आज हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट्स पहले देखेंगे, फिर क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टार्ट में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको आप लाजमी अच्छे से अंडरस्टैंड किया करें, ताकि अगर उस तरह के क्वेश्चंस छोटी क्लासेस के या बड़ी क्लासेस में आ जाएं तो आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें, उन किसी को भी सॉल्व करके दे सकें। इसलिए कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी हैं क्वेश्चंस करने से पहले। अगर क्वेश्चन के अंदर थोड़ी भी रद्दोबदल हो जाती है तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये क्वेश्चंस किस तरह से होना है या इसको किस तरह से करना है, तो उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस किए होते हैं, उनके लिए थोड़ी क्या पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अगर चेंज कर दिया जाए लेकिन नेचर उस तरह की ही हो, तो वो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से आपके कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी हैं किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का, वो रेडिकल एक्सप्रेशंस के बारे में है। सबसे पहले हम समझेंगे रेडिकल को, कि रेडिकल किसे कहते हैं, और फिर हम एक एक्सप्रेशन की तरफ आएँगे। अगर आपके पास क्या हो कि एक स्क्वायर रूट लिख लिया जाए, तो हम इसको क्या नाम देंगे? रेडिकल। वैसे आप इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको साथ क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एक रेडिकल फॉर्म है, ठीक है? रेडिकल है। अब यहाँ पे जो n है, इसको क्या नाम देंगे? n को हम कहेंगे इंडेक्स, किसका? इंडेक्स ऑफ रेडिकल। अब ये जो n है, ये जो n है हमारे पास, ये हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन किस चीज से होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 से होना चाहिए, और साथ में ये पॉजिटिव होना चाहिए। वही बात, पॉजिटिव और ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? 1 से। 1 से लेस नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस में इसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, और ना ही ये जीरो होना चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है? दूसरी बात, तीसरी बात ये कि यहाँ पे जो 5 है, रेडिकल के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं? रेडिकेंड का। रेडिकेंड का, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैं अगर 5 लिखता हूँ तो इसको हम क्या नाम देंगे? रेडिकेंड। और ये जो मुकम्मल आपके पास मिल जाती है, जब आपके पास ऐसे फॉर एग्जांपल 7, यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, तो इस मुकम्मल मतलब फॉर्म को हम नाम देंगे किसका? रेडिकल एक्सप्रेशंस का। मेन बात याद रखें, दोबारा एक दफा देखें जरा, क्या हमने बात की यहाँ पे? जो स्क्वायर रूट होगा उसको हम रेडिकल का नाम देंगे। ये जो n होगा, पहली बात ये कि वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से, तो जाहिर सी बात अगर 1 से ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 1 से नीचे या 0 से नीचे बात होती है वो नेगेटिव में चले जाती है। इसको हम बोलेंगे इंडेक्स ऑफ रेडिकल, या बाज़ औक़ात हम इसको पावर भी बोलते हैं, ठीक है? और जो भी रेडिकल के अंदर वैल्यू लिखी जाएगी उसको हम रेडिकेंड का नाम देंगे, और ये पूरी स्टेटमेंट जो होगी या पूरी फॉर्म होगी वो रेडिकल एक्सप्रेशन कहलाएगी। अब यहाँ पे क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम पावर फॉर्म का भी या पावर की शक्ल में भी लिखना कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं a लिखता हूँ और यहाँ पे n है, तो अगर आपसे बोलता है ये रेडिकल फॉर्म को आप चेंज करें किसके अंदर? एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो आप किस तरह से लिखेंगे इसको? a, और यहाँ पे 1 बाई का लिख लेंगे, n लिख लेंगे, ठीक है? अब 1 का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? मतलब जब भी रेडिकल को आपने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या किसकी फॉर्म में? पावर की फॉर्म में, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। तो जो भी यहाँ पे इंडेक्स होगा वो पावर में 1 आवर के नीचे जाएगा, 1 के नीचे जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 7 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ, और जब मैं इसको किससे मतलब रेडिकल से मतलब पावर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये 3 जो होगा रेडिकेंड ऐसे ही आएगा, और ये जो इंडेक्स है वो 1 के नीचे चला जाएगा, ठीक है? तो इसको हम नाम देते हैं किसका? एक्सपोनेंशियल फॉर्म का या पावर फॉर्म का। दो कोई कुछ भी कह सकते हैं, पावर फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ रेडिकल्स है, लॉ ऑफ इंडेक्स है, जो कि आपके लिए समझना जरूरी है ताकि आप कॉन्सेप्ट्स आगे क्वेश्चंस कर सकें इस कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पे। अब वो ये कहता है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको अलग-अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास n आना है, ठीक है? कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे 5 और a है और इसकी पावर क्या है हमारे पास 3। अब ये चाहते हैं कि अलग-अलग लिखा जाए इसको, 5 को अलग और a को अलग। तो किस तरह से लिखा जाएगा? जो आपके पास रेडिकल है 5 के ऊपर अलग लिख लिया जाएगा और a के ऊपर अलग। लेकिन जो यहाँ पे आपके पास इंडेक्स होगा वो भी एज इट इज ही लिखा जाएगा। यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ और यहाँ पे भी 3 लिख देता हूँ। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? यहाँ पे अगर रेडिकल जो है a ओवर b मतलब डिवाइड की फॉर्म के अंदर है,
तो हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर अलहदा रेडिकल लिख लेंगे, नीचे वाली के ऊपर अलहदा रेडिकल लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 3, यहाँ पे मैं 6 लिख लेता हूँ और नीचे मैं 7 लिख लेता हूँ। तो अब हम अगर इसको अलहदा करके लिखें, किस तरह से लिख सकते हैं, 6 पावर सेम रहेगी, जो आपके पास इंडेक्स है वो सेम रहेगा, और 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो हम इस तरह से इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। बाज़ क्वेश्चंस में ये फॉर्म दी होती है, ये शक्ल दी होती है, आपको इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर आपके पास a की पावर m है, मतलब कोई भी एक वेरिएबल है, उसकी पावर है कुछ भी, और यहाँ पे पावर जो है वो अलग है, मतलब m और n से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि m की पावर और है और जो इंडेक्स की पावर है वो कुछ और है। ठीक है, तो हम इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं a की पावर 3 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, तो हम इसको किस तरह से करके लिख सकते हैं, इस तरह से कि 4 वैसे ही a और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो मतलब दोनों की एक ही बात है। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, अगर आपके पास पावर और जो रेडिकल का इंडेक्स वो सेम हो जाए, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम इसको क्या करेंगे, पावर फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे ये आपके पास n, इसको मैं पावर में चेंज करूँ 1/n, तो ये तो n पहले से ही बाहर था, तो ये n से कैंसिल और a की पावर क्या आएगी 1। तो सेम ये भी मैंने ऐसे लिखा, n से कैंसिल, a की पावर 1, या आप सिंपली आप इसको a करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 लास्ट में होती है। नेक्स्ट आपके पास लॉ ऑफ इंडिसेस है, मतलब पावर के रूल्स हैं कुछ के, हम अगर पावर्स को ऐड करें या मतलब मल्टीप्लाई करें तो किस तरह से कर सकते हैं। पहली बात ये वही कहता है कि अगर आपके पास बेस एक जैसी आ जाए तो पावर हमेशा प्लस होती है। बेस मतलब नीचे वाली वैल्यू सेम आ जाए तो आपकी जो पावर्स हैं कुछ भी हों, चाहे सेम हो चाहे सेम ना हो, वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ 3 की पावर 5 है हमारे पास और यहाँ पे 3 की पावर 7 है, तो बेस एक जैसी होने की वजह से नीचे वाली वैल्यू को हम बेस कहते हैं, तो वो 3 5 प्लस क्या लिख लेंगे 7, तो 5 में जब 7 ऐड करेंगे तो आपको पता है 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरी लॉ में वो ये बात करता है, अगर आपके पास दो वैल्यूज हों और उसके ऊपर पावर हो, तो आप दोनों को अलग-अलग करके पावर लिख सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ 3a और इसकी पावर मैं 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 की पावर 2 अलग लिख लेता हूँ और a की पावर मैं 2 अलग लिख लेता हूँ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 3 3 ज़ा 9 और a की पावर आपके पास 2 आ जाएगी। तो इस तरह से करके इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वो क्या बात करता है लॉ के बारे में, अगर आपके पास a की पावर कुछ और हो और उसके ऊपर फिर एक पावर हो, तो हम दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे a की पावर मैं फॉर एग्जांपल 6 लेता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लेता हूँ, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कहता है, डिवाइड के रूल में हम क्या करेंगे, अगर a की पावर वही बात जैसे पीछे की थी, यहाँ पे हमने रेडिकल के फॉर्म में, यहाँ पे भी वही है कि पावर आपके पास हो तो हम a के ऊपर अलहदा पावर लिख लेंगे, b के ऊपर अलहदा लिख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 2/3 लिखता हूँ, इसकी पावर 2 लेता हूँ, तो 2 के ऊपर 2 पावर अलहदा और 3 के ऊपर 2 पावर अलहदा। अब यहाँ पे a की पावर 0 इक्वल होती है किस चीज के, 1 के। ये दरअसल एक पूरा प्रूफ है, ठीक है, वो मैं फिर आपको किसी दिन अलहदा वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन अभी आप फिलहाल इतना याद रखें कि a की पावर मतलब जिसकी पावर भी आपके पास 0 आ जाए वो इक्वल टू 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 5000 की, ठीक है, इसकी पावर 0 है, तो आपने चुप करके वहां पे क्या लगा देना है 1, कि 5000 जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो या जितनी मर्जी छोटी वैल्यू हो, अगर पावर 0 आ गई तो इसका मतलब क्या, वो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, चाहे वो वेरिएबल ही क्यों ना हो, जैसे मैं a b c, इसकी पावर 3 है, इसकी 7 है, इसकी 4 है, लेकिन इस सबकी पावर जो है वो 0 है। ठीक है, तो जब 0 आ गई पावर, इसका मतलब ये सारे क्या कहलाएंगे, 1 ही कहलाएंगे। ठीक है, इन सबका आंसर सॉल्व करने से 1 ही आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हमारे सर्ड के बारे में है। अब हम इसके साथ डेफिनेशन देखते हैं और साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। अब सर्ड क्या है, कहता है कि एन इरेशनल की बात हमने सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 में की थी। अगर आपको इरेशनल के बारे में नहीं पता तो वीडियो लास्ट में देखें ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगे। कहते हैं इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। अब
रेडिकल की हमने बात की थी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रेडिकल लेता हूँ, स्क्वायर रूट को हमने बोला था रेडिकल भी बोलते हैं। विद रैशनल रेडिकेंड, रेडिकेंड हमने क्या बोला था, स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है ना, वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेडिकेंड कहलाती है। तो उसने क्या बोला, रेडिकेंड क्या होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए, ठीक है। तो इज कॉल्ड सर्ड, तो हम इसको क्या नाम देंगे, सर्ड का नाम देंगे। दूसरी बात ये कि सर्ड ये भी होता है कि जैसे स्क्वायर रूट 5 उसने लिखा ये एक सर्ड है। अब मैं अगर यहाँ पे क्या करता हूँ, 9 लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो 9 का स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है, जैसे 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा, तो इसका मतलब ये सर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस तरह से अगर लिख लें, जैसे 27 और यहाँ पे हम इसकी जो इंडेक्स है, जो पावर है वो 3 लिखते हैं, तो आपको पता है कि 27 का जो एलसीएम होता है वो 3 की पावर 3 होता है, तो देन ये पावर इससे कट गई, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ गई, वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू जो हैं वो सर्ड बिल्कुल भी नहीं है। सर्ड सिर्फ वो वैल्यू होगी जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 5 ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं पावर 7 कर लेता हूँ, इसका भी मतलब स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं, इट्स मीन दैट ये भी क्या है, एक सर्ड है। और अगर आपके पास यहाँ पे कह लें कि यहाँ चलें इसकी एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 3.14 लिख लेता हूँ, क्योंकि इसका भी आपके पास क्या स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे उसने बात की थी रेडिकेंड की वो इरेशनल होना चाहिए, लेकिन मैंने ये इरेशनल लिख दिया। सो इस वजह से यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये भी एक क्या है, सर्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप रेडिकल के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू लिख देते हैं, जैसे आप पाई लिख दें या फिर आप उसके रूट ए लिख दें, तो आपको पता है इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है पाई की और एक्सपोनेंशियल की, जो कि अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, इस वजह से ये दोनों भी आपके पास सर्ड नहीं कहलाएंगे। सर्ड सिर्फ कौन सी वैल्यू होगी, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो आपके पास सर्ड कहलाएगा। अब हम बात करते हैं मोनोमियल सर्ड की। अब मोनोमियल सर्ड में क्या बात की, यही सेम टू सेम बात, जिसके अंदर सिर्फ एक ही मतलब वैल्यू हो, जो उसको हम मोनोमियल सर्ड का नाम देंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 और यहाँ पे 7 लिख लेता हूँ, तो एक ही आपके पास सर्ड है, तो इसका मतलब ये मोनोमियल सर्ड कहलाएगा। तो बाइनोमियल सिंपल क्या होगा, बाई का मतलब क्या, दो होता है, ठीक है, जिसके अंदर सर्ड की दो वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे मैं 5 लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैं 7 की पावर 3 लिख लेता हूँ, दरमियान में यहाँ प्लस लगा लेता हूँ, यहाँ फिर माइनस लगा लेता हूँ, तो इसका मतलब ये दो आपके पास वैल्यूज आ रही है, एक स्क्वायर रूट 5 की और एक 7 वाली, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, बाइनोमियल सर्ड कहलाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है, सिंपल है, अगर क्या हो, दो आपके पास बाइनोमियल सर्ड्स हो या और हो ना भी बाइनोमियल हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 2 प्लस आपके पास स्क्वायर रूट 3 है। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, प्लस को चेंज कर देंगे माइनस के अंदर, मतलब कॉन्जुगेट में हमेशा क्या किया जाएगा कि दरमियान वाला जो साइन होगा, सिर्फ दरमियान वाला साइन उसको चेंज कर दिया जाएगा, 2 माइनस के रूट क्या आ जाएगा, 3। तो अगर आपसे कोई वैल्यू दे तो उसको बोले कि कॉन्जुगेट लेना है, तो आपने सिंपल क्या करना है, जैसे यहाँ मैं अगर 7 लिख लेता हूँ और यहाँ माइनस 10 लिख लेता हूँ। अगर आपसे कुछ कोई बोले कि इसका आपने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे 7 प्लस कर लेना स्क्वायर रूट 10, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर वैल्यू को रैशनलाइज करनी। डिनोमिनेटर से मुराद क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। जैसे 5 ओवर मैंने एक 7 वैल्यू लिखी, ठीक है, तो अब 5 आपके पास जो है, जो ऊपर वाली एक बटे की ऊपर वाली कहने के जो वैल्यू होती है, वो आपके पास नोमिनेटर कहलाती है। क्या कहलाती है, नोमिनेटर कहलाती है। और जो आपके पास एक मतलब डिवाइड की नीचे वाली वैल्यू होती है, वो आपके पास क्या कहलाती है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कहलाती है। पहली बात ये कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, कि बटे की ऊपर वाली वैल्यू जो होगी डिवाइड के ऊपर वाली, वो नोमिनेटर होगी, डिवाइड से नीचे वाली वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर कहलाएगी। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि उसने बोला कि रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज से क्या मुराद है, कि अगर आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट में 3 लिखता हूँ, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट या रेडिकल नजर आता है, उसको आपने किसी तरीके से खत्म करना है। जैसे अगर मैंने मिसाल के तौर पर मैंने इसको सॉल्व किया और आंसर 5 ओवर क्या आया, 3 आ गया, ठीक है, यहाँ ऐसे कह लें फॉर एग्जांपल आंसर आ गया
तो नीचे वाली जो वैल्यू है, अब यहाँ पे आपको कोई भी स्क्वायर रूट में आंसर नजर नहीं आना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा क्वेश्चन, कि हमने इसको रैशनलाइज कर लिया। किसको रैशनलाइज कर लिया? डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को रैशनलाइज कर लिया। अब यहाँ पे भी आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 13 4 प्लस के रूट 3। अब यहाँ पे आपको 3 के ऊपर स्क्वायर रूट नजर आ रहा है या रेडिकल नजर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इस रेडिकल को खत्म करना है। अब वो कैसे करना है वो देखेंगे हम यहाँ पे। 13 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, जैसे हमने पहले बात की थी कॉन्जुगेट की लास्ट वाले टॉपिक में यहाँ पे, तो हमने क्या कहा था, हम नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, जैसे 4 माइनस के रूट 3। अब मैंने अगर कॉन्जुगेट लिया और उसको मल्टीप्लाई करवाया, तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज हम अपने से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो उसको हमें डिवाइड भी करवाना लाजम है। क्यों लाजम है? ताकि बैलेंस बना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस छोटे से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दूं, 5 स्क्वायर रूट 3 है, अगर आप इसको रैशनलाइज करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात, क्या सिंपल क्या करें, नीचे वाली जो 3 है इसी को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में सॉल्व करके 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज कर ली है। अब सेम टू सेम यहाँ पे क्या है, दो आपके पास बायनोमियल ये सर्ड है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे प्लस है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे माइनस, तो अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई सिंपल 13, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू से 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा, अभी आपको पता लगेगा क्यों नहीं करवा रहा। यहाँ पे 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 आएगा और यहाँ पे 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब ये देखिए आपने फार्मूला पढ़ा था कहीं पे, क्या था ये फार्मूला, अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस किस चीज के, बी स्क्वायर के। तो सेम टू सेम यही बात है कि अगर हम यहाँ लिखे 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, आपके पास वैल्यू सेम है, जैसे फार्मूले में क्या है, ए बी बी, वैल्यू सेम है लेकिन सिर्फ फर्क किसका है, प्लस और माइनस का, तो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 4 4 वैल्यू सेम है, स्क्वायर रूट 3 सेम है, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। अगर इस तरह की जहां पे भी सिचुएशन बन जाए तो हमने वहां वो वाला फार्मूला अप्लाई कर देना, 4 स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस लगाएंगे और साथ में किसका, b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ऊपर वाली वैल्यू मैं फिर वैसे ही लिख लूंगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 लिखूंगा और नीचे 4 का स्क्वायर लूंगा 16, ये स्क्वायर रूट से कैंसर और यहाँ पे 3 आएगा। 16 में से हम 3 को अगर माइनस करें तो आपके पास 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे नीचे आएगा 13, तो 13 से कैंसल और आपके पास जो वैल्यू आ गई 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, आपको पता है 1 होता है। तो इसका मतलब इसको हमने रैशनलाइज कर लिया कि अब डिनोमिनेटर के अंदर आपको कोई भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको रैशनलाइज कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही सर्ड है, मतलब एक ही आपके पास वैल्यू है। अब इस वैल्यू को रैशनलाइज करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने बोला ये है कि क्वेश्चन में ये बात कर रहा है कि नीचे वाली वैल्यू में आपको कहीं पे भी स्क्वायर रूट नजर नहीं आना चाहिए। तो अब हम इसको कुछ इस तरह से करते हैं कि आपके पास जो भी नीचे वैल्यू है, जैसे हमने वो एग्जांपल साइड पे देखी थी, इसी तरह से हम यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 3 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके अंदर, स्क्वायर रूट 3 से ही। अब जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमने एक रूल पढ़ा था लॉ ऑफ इंडेक्स में या लॉ ऑफ पावर में, कि अगर आपके पास सेम बेस सेम हो तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पे 1 प्लस क्या होगा 1। अब बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से ऊपर वाली वैल्यू को मैं ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक। और यहाँ पे ये दोनों सेम होने की वजह से इसका हम क्या लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 3 उसका होल स्क्वायर। यहाँ आप इसको इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 3 3 जा क्या आएगा 9, ठीक है। तो 9 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और आप थोड़ा सा फर्दर और इसको सॉल्व करें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 बार 6 प्लस 3 5 जा 15, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे आपके पास जो वैल्यू है
3 एज इट इज आ जाएगी। तो इसका मतलब अब नीचे आपको स्क्वायर रूट नजर नहीं आ रहा, ये रैशनलाइज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने भी सेम टू सेम क्वेश्चन 2 जैसे ही करना है कि नीचे वाला जो आपके पास स्क्वायर रूट 5 नजर आ रहा है उसको आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट 5 लिखूंगा और नीचे भी मैं स्क्वायर रूट 5 लिखूंगा एज इट इज। तो स्क्वायर रूट 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हमें 5 और स्क्वायर रूट यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 और नीचे वही बात 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जस्ट 5। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। एक दफा ये स्क्वायर रूट 5 2 से होगा, एक दफा ये 1 से होगा। तो स्क्वायर रूट 5 2 से होगा, दोनों स्क्वायर सेम होने की वजह से 5 2 जा क्या आएगा 10। उसके बाद स्क्वायर रूट 5 माइनस 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट 5। तो ये आपके पास वैल्यू रैशनलाइज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको हमने रैशनलाइज करना है। अब वही बात सेम टू सेम नीचे वाली जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लें आप, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई और करवा दें क्या, डिवाइड। 6 माइनस 4 और स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2। अब सिंपल सी बात ये है कि नीचे वाली जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और ऊपर वाली वैल्यू सेम आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि अगर बेस एक जैसी हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 6 6 माइनस माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 4 स्क्वायर रूट 2 सेम है। इस वजह से मैं इसको इस तरह से करके लिखता सकता हूँ 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 की पावर क्या आएगी 2। और नीचे वाला जो है वही बात फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, मतलब वैल्यू सेम हो, सिर्फ साइन का फर्क आ जाए, तो यहाँ पे a स्क्वायर हम लगा देते हैं क्या, बी स्क्वायर को, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर फार्मूला एक अप्लाई हो रहा है। अगर आपने एक फार्मूला रीड किया है वो कौन सा है, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो या अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका जब फार्मूला ओपन करेंगे a का स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर होगा माइनस 2ab प्लस 2ab आ जाएगा। माइनस में क्या होगा कि माइनस वाला लगेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अब यही बात हम यहाँ पे फार्मूले में अप्लाई करेंगे कि आपके पास a माइनस बी है तो यहाँ पे लगेगा 6 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये a कह लें आप और इसको b कह लें, दरमियान में माइनस है तो वो होगा a का स्क्वायर, फिर आपके पास 4 स्क्वायर रूट 2 b का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, और a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये है। यहाँ लिखूंगा 6 और यहाँ लिखूंगा 4 स्क्वायर रूट 2 लिखूंगा सेम टू सेम। अब इसका ओपन करूंगा 6 6 36 माइनस। अब इसको हमने गौर से देखना है, यहाँ पे आपके पास कह लें कि एक स्क्वायर रूट से पहले वैल्यू है, एक स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है। तो यहाँ 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो 4 4 जा क्या आएगा 16। जब ये स्क्वायर इसके साथ आएगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मैं 2 करके एज इट इज लिख लूंगा, ठीक है, क्योंकि कैंसिल हो गया। अब 16 नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब 6 को स्क्वायर लेंगे तो 36, अब 4 का वही बात स्क्वायर लेंगे आपके पास क्या आएगा 16, फिर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 2 बार हम 12 लिखेंगे, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास 12 4 जा कितना आता है, मल्टीप्लाई कर लें 4 2 जा 8 4 1 जा 4 48 आएगा और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। और यहाँ पे 36 माइनस 6 2 जा 32 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 16 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 36 एज इट इज, यहाँ पे फिर क्या आएगा 32 माइनस 48 और स्क्वायर रूट एज इट इज 2, और नीचे 36 में से 32 निकालेंगे तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा 4 बच जाएगा, ठीक है। अब ऊपर 36 में 32 आप ऐड कर लें तो वो क्या आएगा 6 और 2 8 और 3 और 3 6, मतलब आपके पास क्या आ रहा है 68 आ रहा है, और साथ माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 और नीचे वाली जो वैल्यू 4 है वो एज इट इज। ये देखें 36 में 32 ऐड किया 68 आया, माइनस 48 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, साथ में 4 भी नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा। अब हम ऊपर देखते हैं क्या चीज कॉमन आ रही है। ऊपर हम 4 का टेबल से कॉमन ले लेते हैं बाहर, जैसे 4 के टेबल में 68 आता है किस तरह से, अब 4 1 जा 4, यहाँ पे क्या बचा 4,
ठीक है, 4 वन जा 4, यहाँ पे 2 बचा क्योंकि ये 6 था, तो 4 7 जा 28 माइनस 4 वन जा 4, 4 टू जा 8 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, और नीचे जो 4 बचा वो हम इस 4 को इस 4 से कट कर देंगे और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो चुकी है, क्वेश्चन रैशनलाइज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो 4 जैसे ही है, सेम टू सेम। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वही बात क्या कि स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 है, दरमियान में प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 और नीचे क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, और इसका कंजुगेट लेने से क्या होगा, सिर्फ साइन जो है वो प्लस का वो चेंज होगा माइनस में, और ये मल्टीप्लाई और क्या करेंगे हम इसको डिवाइड, दोनों काम करेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब आप खुद सोचें पहले वीडियो पॉज करके कि क्या काम होगा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस करते वक्त आपका जहन इस तरफ तवज्जो होना चाहिए कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं आपको पहले से अगले स्टेप के बारे में पता हो। इसका मतलब आपको क्वेश्चन आते हैं अच्छे तरीके से, आप एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं आस्ता आस्ता। ठीक है, हम आपको यहाँ पे मुकम्मल डिटेल से बताएंगे, और अगर आपके अंदर ये एबिलिटी पैदा होगी कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा या नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, इसका मतलब आपको मैथ आना शुरू हो चुका है। अब देखिए जरा कि आपके पास, जैसे पहले हमने कहा था कि अगर आपके पास बेस सेम हो सारी वैल्यूज, तो पावर क्या होगी, ऐड होंगी। अब यहाँ पे दोनों सेम होने की वजह से स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 मैं इसका होल स्क्वायर ले लूंगा, और अब क्या होगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। फार्मूला कौन सा लगेगा इन तीनों में से, आपको सोचें, वैल्यू सेम सिर्फ साइन का फर्क है, इसका मतलब ये वाला फार्मूला लग रहा है। वैल्यू सेम सिर्फ साइन का फर्क है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसका मतलब पहली का स्क्वायर लेंगे हम और माइनस करके हम क्या लेंगे, दूसरी का स्क्वायर लेंगे। क्लियर यहाँ तक बात। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा वो आप देखें जरा, यहाँ माइनस है, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखें जरा, सिंपल सी बात है। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ करते हैं, पहली का स्क्वायर ये a कह लें, इसको b कह लें, पहली a उसका स्क्वायर लेंगे हम स्क्वायर रूट 3 और होल स्क्वायर, माइनस b है उसका होल स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर, यहाँ हम प्लस लगाएंगे फार्मूले के लिहाज से, फिर ये वाला 2 और a की वैल्यू लिखेंगे ये वाली स्क्वायर रूट 3, और साथ में ये जो b है उसकी वैल्यू लिखेंगे स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। सिंपल सी बात है, कोई फार्मूला मुश्किल नहीं। a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये 2 और a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 3 माइनस क्या आएगा 2। इन दोनों को भी हम कैंसिल कर लेते हैं, 3 यहाँ पे भी क्या बचेगा आपके पास 3 प्लस 2। अब ये स्क्वायर रूट वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि दोनों की पावर स्क्वायर रूट की सेम है, 3 2 बार 6। ठीक है, और यहाँ पे माइनस था। ठीक है, एक मिनट, हमने क्या गलती की छोटी सी, ये दोनों ऐड हो रहे थे, इसको हमने अलग करके लिखना है, -2 और स्क्वायर रूट 6। और नेक्स्ट क्या होगा, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, अब 3 में 2 ऐड करेंगे 5 -2 स्क्वायर रूट 6। ये आपके पास वैल्यू रैशनलाइज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, जो भी आंसर आया आप उसको मुझे लाजमी बताइएगा मुझे